इंडिया में गर्ल्स ज़्यादा सेफ है कि कजाकिस्तान अलमाटी में ज़्यादा सेफ है इंडियन गर्ल्स के बारे में? तो अब बात करते हैं लड़कियों से जुड़े थोड़े खास टॉपिक पे। एक महीने का खर्चा कितना आ जाता है आपका, सब सब एक्सपेंसेस मिला के, रहना खाना स्किन केयर एंड ऑल ठीक है। तो हम शुरू करेंगे प्रज्ञा से, शील एक्सप्लेन एलोबरेटली। जब थर्ड ईयर में थे तो यहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ था। तो उस प्रोटेस्ट में हमने ये चीज देखी कि यार हॉस्टल ने कितना सपोर्ट किया। मतलब बाहर से हमें अलाउड नहीं था बाहर जाना, पर फिर भी हम एक सिक्योर फील कर रहे थे। एक तो इंडियन सब साथ में थे। अच्छा है, हमें 2 सीटर रूम मिला है। अ, और इसके मंथली एक्सपेंसेस है 8,000 INR पर मंथ। सिक्योरिटी स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही सेफ कंट्री है, और वो भी बिना किसी आपके ऊपर कोई कॉन्जर्वेटिव रूल्स नहीं है। तो वेजिटेरियन सरवाइव कर सकता है आराम से एकदम। इस कल्चर की वजह से इतना सेफ फील करवाया जाता है कि आपको अकेले बस में ट्रैवल करने में, रात में ट्रैवल करने में, कभी भी अगर आपको करना पड़े तो किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती है। तो प्रज्ञा आप बताइए कि आपका डिसीजन कैसा लगता है आपको एमबीबीएस अब्रॉड ज्वाइन करने का? ठीक है। सो नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू पर्ल मेड इनसाइडर्स। तो आज हम आए हैं इंफॉर्मेशन एंड परसेप्शन के सेकंड एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे कि गर्ल्स की लाइफस्टाइल कैसी रहती है हॉस्टल में। हमें अभी अलमाटी कज़ाकिस्तान में, और हमारे साथ हैं आज कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स, जो हमें बताएंगी कि यहाँ की हॉस्टल की अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं और मंथली एक्सपेंसेस कितना हो जाता है गर्ल्स के लिए अलमाटी कज़ाकिस्तान में, कि एक महीने में कितना खर्चा आ जाता है। तो आज हम इस थीम पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, सो इंट्रोडक्शन प्लीज। Hello, I am Akshima Tinker and I am 5th year student in Kazakh Russian Medical University. Namaste everyone. Myself Divya Goswami and I am from Jaipur, fifth year student in Karmu, Kazakh Russian Medical University. Hi, I am Pragya and I am 5th year student in Kazakh Russian Medical University as well. तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पता कैसे लगा? मुझे मेनली पता तब लगा जब मैं SMS मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग में गई थी। तब वहाँ पे हमें शिव सर मिले, तो उनकी गाइडेंस और उनके सुझाव से मैं यहाँ पे आई। दिव्या, आप मुझे बताएं कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पता कैसे लगा? अच्छा, मेरे पापा ऑलरेडी इन सब बारे में इधर उधर से सुन रहे थे। मतलब मेरे पापा के स्टाफ में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर से पढ़े हुए हैं। एक दो बच्चे हैं जिन्होंने चाइना से किया हुआ है, उनके स्टाफ मेंबर्स के बच्चे हैं जो। तो ऐसे ही पापा के कान में बात आई कि बाहर से भी करवा सकते हैं, अगर यहाँ पर नहीं हो रहा तो वो बजट फ्रेंडली भी रहेगा। फिर उसके बाद हमने देखा था, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास हम गए, तो वहाँ फिर मेरा चाइना में हुआ था सबसे पहले। पर वहाँ पर कुछ इश्यूज आए, कुछ ऐसे छोटा मोटा फ्रॉड हुआ। उसके बाद फिर वो सब कैंसिल हो गया और फिर मैं पीएनबी में अपना कार्ड बनवाने जा रही थी, तो मेरे को प्रज्ञा मिली। और फिर वहाँ पर हम लोगों के पेरेंट्स ने बात की आपस में, और हम दोनों ने भी मतलब बाय चांस पता नहीं कैसे हमने भी आपस में ऐसे बात कर ली कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, कैसे क्या। तो फिर उसके बाद एक दूसरे का पता चला, वहाँ पर पेरेंट्स ने कांटेक्ट जो थे एक्सचेंज करे खुद से। फिर उसके बाद जब मेरे साथ तो फ्रॉड हो ही गया था, तो पापा का ये था कि हाँ मतलब कराना ही है, एमबीबीएस तो करवाना ही है, तो एक बार उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, उनकी बेटी कहाँ क्या कर रही है। तो इससे मुझे यहाँ का कजाकिस्तान का पता चला और फिर मैं जानी कि हाँ ये सब है। और फिर इनके थ्रू ही मेरे को, अंकल के थ्रू, इसके थ्रू मेरे को सारा पता चला कि हाँ डॉक्टर शिवशंकर सर हैं, उनके एसजी के कंसल्टेंसी है और सब चीज़ें सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रॉड वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज़ वही थी और आज 5th ईयर में आ गए ऐसे। So Pragya, how did you get to know about Kazakh Christian Medical University or like MBBS abroad concept? तो मेरे पापा और शिवशंकर सर ओल्ड कलीग्स रह चुके थे, तो उनको पता था कि शिव सर ये काम करते हैं अब्रॉड एडमिशन्स का। तो
जब नीट रिजल्ट्स के बाद पापा ने उनको कांटेक्ट किया और फिर पहले हम सारे ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर रहे थे कि कौन कौन से कंट्रीज़ बेस्ट हैं, बट फिर हमें लगा कि बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम किसी एक्वेंटेंस के थ्रू जाएं, जैसे कि शिवशंकर सर हैं, क्योंकि उससे क्रेडिबिलिटी रहती है, पेरेंट्स के अंदर भी विश्वास रहता है। और फिर हमें ये पूरे स्टे के दौरान हमने देखा कि कितना कन्वीनियंट रहा सर के साथ, हम हमेशा जो भी था, तो काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, तो अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, कि हॉस्टल के रूम किस तरह के होते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ की हॉस्टल की लाइफस्टाइल का, तो आप बताइए। हॉस्टल का एक्सपीरियंस इस हॉस्टल का अच्छा है। हमें 2 सीटर रूम मिला है और इसके मंथली एक्सपेंसेस है 8000 INR पर मंथ। आप मंथली भी दे सकते हैं और इन डॉलर्स $1100 फॉर अ ईयर फॉर 10 months till June फॉर अ सेशन या। एंड उसके अलावा आपके ऊपर डिपेंड है आप कहाँ अमाउंट अपना कैसे इन्वेस्ट करते हो। लाइक फॉर अस मेनली खाने पीने में खर्च हो जाते हैं एंड इतना ही है। बाकी क्लोथ्स सिक्योरिटी वाइज कैसा रहा, मतलब आप अलमाटी और ये हॉस्टल पूरा एक बार बताइए कि सिक्योरिटी वाइज कैसा रहा, गर्ल्स के लिए खासकर। अलमाटी बहुत सिक्योर है। मैं 5th ईयर में हूँ, पर जब मैं 1st ईयर में आई थी तो मेरे को डर नहीं लगा यहाँ पे अकेले कहीं पे भी जाने में। मतलब आप अकेले आराम से रात में भी, कभी कभार यूनिवर्सिटी से लेट क्लासेस छूटती है, बाय चांस बस का वेट करते हो आप लेट हो जाते हो, तो आप आराम से आ सकती हैं गर्ल्स। हम तो सेम ग्रुप में थे तो हम साथ में आराम से आते थे। हमें आज तक 1% भी कोई दिक्कत नहीं हुई सिक्योरिटी में। तो आपका एक्सपीरियंस बताइए हॉस्टल का कैसा रहा, रूम्स के बारे में बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन एलोबोरेट कीजिए। आज तक मतलब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए, हम आई थिंक हम तीनों ही हम सब सेम ही ग्रुप के हम हैं, सब जयपुर से हम सारे। लोग एक्चुअली हम जयपुर से साथ ही आए हुए हैं। और ये मतलब बाकी स्टूडेंट्स का है कि बहुत सारे बच्चे चल जाते हैं फ्लैट पे, बहुत सारे बच्चे डोम्स पे रहते हैं। हम लोगों का ये रहा है कि हम स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से हम लोग रह रहे हैं हॉस्टल में, हम तीनों ही आई थिंक, है ना। हाँ, तो हम तीनों स्टार्टिंग से ही हॉस्टल में रह रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं क्या ही है कि जब से आया ना तब से इतना सिक्योर फील हुआ है। यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को कभी कोई इशू नहीं आया सिक्योरिटी को लेके, कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं। मतलब इंडिया में अगर हम देखते हैं ना, मतलब मैंने जहां तक ब्लॉग्स में देखा है या बच्चों के मेडिकल स्टूडेंट्स वाले या फिर किसी से सुना है करा है, तो ये रहता है कि हाँ थोड़ा सा रहता है कि वहां पर इस चीज का मुझे लगता है। बट यहाँ पे सब कुछ आपका पर्सनल, आपकी कीवी सब कुछ दे के जाते हैं। नीचे वार्डन बैठी रहती है बढ़िया एकदम। अंदर घुसते टाइम भी वो पासपोर्ट लेते हैं, अगर आपका भी कोई नोन आ रहा होता है, टाइमिंग देते हैं, प्रॉपर टाइमिंग लेते हैं, रूम नंबर लिखते हैं। तो मतलब एकदम सिक्योरिटी के मामले में मैं लड़कियों के लिए तो बेस्ट मानती हूँ कि हाँ बहुत अच्छा है। और अगर कंट्री या सिटी में भी अगर कुछ हैपनिंग, कुछ भी हो रहा है मिस हैपनिंग, या फिर कुछ भी कंट्री से रिगार्डिंग हो रहा है, जैसे हम लोग जब 3rd ईयर में थे तो यहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस प्रोटेस्ट में हमने ये चीज देखी कि यार हॉस्टल ने कितना सपोर्ट किया। मतलब बाहर से हमें अलाउड नहीं था बाहर जाना, पर फिर भी हम एक सिक्योर फील कर रहे थे। एक तो इंडियन सब साथ में थे और यहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ की जो वार्डन्स हैं, यहाँ पर जो हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सब कॉन्टेक्ट में थे। सबने बहुत अच्छे से रखा हमें, खाने की चीजें सप्लाई हो रही है, जो चीज आपको चाहिए वो चीज। मतलब पेरेंट्स से हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा इस मामले में हमें इशू कभी नहीं हुआ कि हाँ यार ये चीज बहुत ही अच्छी है। अगर लगता है ना पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चियों को या फिर किसी को भी, मतलब मेजर इशू लड़कियों के साथ होता है कि हाँ भेजे नहीं भेजे। मैंने तो ये देखा है मेरे खुद के घर में या फिर मेरी जितनी भी दोस्त हैं कि हाँ यार इतना पैसा लगा रहे हो, बाहर सिक्योर है या नहीं है। बहुत सिक्योरिटी है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिक्योर है गर्ल्स। सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीजें हमारे ऊपर है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हॉस्टल की सिक्योरिटी बेस्ट है आज तक। चाहे ये हॉस्टल ले लो या इस अलमाटी का कोई दूसरा हॉस्टल ले लो, मैंने कहीं पे भी देखा, या मैं मेरे किसी दूसरे हॉस्टल के यहाँ पर हॉस्टल में गई हूँ मेरे फ्रेंड के लिए, तो वहां पर भी मैंने देखा है कि हाँ ये प्रोसेस सेम ही है ऑलमोस्ट सब जगह, कि बैरियर लग रहा है या आपकी है ना वहाँ पर पूरा सब कुछ रिकॉर्ड में अपना लगा रहे हैं कि हाँ नाम वाम क्या है, सब कुछ। चाहे कोई भी हो, पेरेंट्स भी होते हैं ना,
तो उनके लिए भी वो एंट्री है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ पेरेंट्स है तो नहीं, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के लिए जरूरी है भाई, सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, तो सिक्योरिटी बेस्ट है। मेरे को तो बढ़िया लगा इस मामले में। So, Pragya, what is your experience in the hostel life in Almaty, Kazakhstan, and what are the facilities are they providing here? So the experience in this hostel has been really good. हम यहाँ पे पिछले 3 साल से रह रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे सिक्योरिटी स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही सेफ कंट्री है, और वो भी बिना किसी आपके ऊपर कोई कॉन्जर्वेटिव रूल्स नहीं है। तो फ्रीडम भी है बट सेफ्टी भी है उसके साथ। जैसे यहाँ पे जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो कंसिस्ट करती है विमेन, और यहाँ पे हर फील्ड में विमेन है। बस ड्राइवर्स भी है, टैक्सी ड्राइवर्स भी है, जेनेटर्स भी हैं, हर चीज़ में औरतें सारे काम करती हैं यहाँ पे। तो फिर इसलिए यहाँ पे बहुत सेफ है। यहाँ पे कल्चर भी कुछ ऐसा है कि औरतों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, और उनके साथ किसी भी तरह के इंसिडेंट्स का जो रेशो है वो बहुत ही कम है। तो हमें स्टार्टिंग से यहाँ पे बहुत सेफ फील होता है। यहाँ पे एक सेल्फ रिलायंस फील होता है, इंडिपेंडेंस भी फील होता है, क्योंकि यहाँ पे शुरू से हम सारे काम खुद करते हुए आ रहे हैं। जिस तरह के यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो बहुत ईजी है सारे काम खुद से करना। और इस कल्चर की वजह से इतना सेफ फील करवाया जाता है कि आपको अकेले बस में ट्रैवल करने में, रात में ट्रैवल करने में, कभी भी अगर आपको करना पड़े तो किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती है। बताइए, जैसे एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन हो सकता है ये, जो अगर कोई कंजर्वेटिव माइंडसेट का है, तो इंडिया में गर्ल्स ज़्यादा सेफ है कि कजाकिस्तान अल्माटी में ज़्यादा सेफ है इंडियन गर्ल्स के बारे में? इन माय ओपिनियन यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी है, क्योंकि आई वुडंट, even if I got the opportunity, I wouldn't like to step out at 11 in the night in my hometown as well alone. But here I can do that. I have done that. Like even if I had to go for a grocery run, मेरे को कुछ सामान लेने जाना है बाहर, जो हमारे ग्रोसरी स्टोर है उससे कुछ लेके आना है, तो बहुत सेफ है, बहुत लाइवली है। और नहीं भी है तो आई थिंक अगर आप ओपिनियन लेंगे तो हमारे जो ग्रुपमेट्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, तो इवन लड़के में भी उनको ऐसा लगे कि हाँ जाना चाहिए या नहीं, बट लड़कियों को कभी सेकंड थॉट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि इतना सेफ फील करवाया जाता है। यहाँ पे इंसिडेंट्स थैंकफुली हमने कभी सुने नहीं है इस तरीके के। तो एक वो ऐसा परसेप्शन सॉलिडिफाई हो चुका है कि बहुत सेफ है। तो आप ये बताइए कि जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं यहाँ पे, तो फूड के लिए क्या क्या फैसिलिटी है आपके लिए? ठीक है, आप जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप की जो भी फैसिलिटीज़ है खुद बना सकते हो, मैस है या क्या है, वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए। हम फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोगों के लिए मैस कंपलसरी था। खाना सही था, मतलब जो भी मील थी प्रॉपर इंडियन मील थी, और दाल चावल ये तो परमानेंट, दाल चावल रोटी तो परमानेंट, और एक एक्स्ट्रा सब्जी बनती थी अलग से, वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए नॉन वेजिटेरियन मील थी, वेजिटेरियंस के लिए वेज था। फिर उसके बाद आप अपनी मन से बना सकते हो, और मैंने कुकिंग तब से सेल्फ कुकिंग की है, क्योंकि मेरे को खुद से अपना जो भी है वो बेस्ट लगता है कि हाँ क्या खाना है, कम खाना है, उस अकॉर्डिंग जो भी है जैसा मन करे वो बना लो। तो इसलिए फिर मैंने तब से परमानेंट खुद ही टिल 5th ईयर खुद से कुकिंग की है। और स्टार्टिंग में कुछ और बच्चों के साथ बनाती थी, अभी मैं प्रज्ञा हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको सब चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है आपको आराम से सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, सब्जियाँ या फिर जो भी आपको पल्सेस, दाल, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ नॉन वेज वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरे को सब मैंने सर्वाइव कर लिया, मतलब कोई भी वेजिटेरियन कर सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब ऐसे सुनती थी मैं भी बहुत कि हाँ तुम लोगों को नॉन वेज खाना पड़ेगा, अंडे खाने पड़ेंगे, मीट मांस चालू करना पड़ेगा, या किसी भी चीज़ में नॉन वेज आ जाएगा। अरे नहीं यार, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, वेजिटेरियन सर्वाइव कर सकता है आराम से एकदम। और है ना, बाहर भी ऑप्शन है वेज का, तो एक बार आप आगे वाले से पूछ लो, सारी चीज़ें वहाँ से मतलब कंफर्म कर लो और फिर आप खाओ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ नॉन वेज ही खाना पड़ेगा ऐसा। तो अक्षिमा, आप बताइए कि
फूड के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है अगर आप इस हॉस्टल में रह रहे हैं तो? मेरे लिए माई सेल्फ मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स भी नहीं खाती। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक इन हॉस्टल नीचे मैस है, आप वहाँ पे समोसे खा सकते हैं। और यूजुअली यहाँ पे रोटी दाल चावल तो होते ही हैं। तो बेसिक नीड्स तो यही है। और मैं सेल्फ कुकिंग करती हूँ, तो मैं भी अपने हिसाब से अच्छी वेज कुकिंग करके बढ़िया आराम से खाते हैं। और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, बाहर जाके आप वहाँ पे भी खा सकते हैं। वेजिटेरियन के मेन्यू के हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। तो आपको ऐसे खाने में लगेगा नहीं कि यू आर मिसिंग समथिंग। आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। मुझे 5 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा जो मन किया मैं बाहर जाके खा लेती हूँ। कभी गुलाब जामुन का मन किया बाहर जाके खा लिए तो ऐसे मैनेज हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब बात करते हैं लड़कियों से जुड़े थोड़े खास टॉपिक पे। 1 महीने का खर्चा कितना आ जाता है आपका, सब एक्सपेंसेस मिला के, रहना खाना स्किन केयर एंड ऑल ठीक है? तो हम शुरू करेंगे प्रज्ञा से। शी विल एक्सप्लेन एलोबरेटली। तो आई थिंक एक तो ये चीज़ बहुत ही मे बी 50 to 60,000 टेंगे, 10 to 12,000 INR other than hostel. Okay, other than accommodation, it's your personal expense, food and your basic needs, whatever it is. So I think ये बहुत ही एक तो मतलब इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, आई थिंक लोग 40K में भी कर सकते हैं, 40,000 टेंगे विच इज़ 8,000 INR अप्रॉक्स। बट ये इंडिविजुअलिस्टिक फैक्टर है, आप किस चीज़ पे एक्सपेंस कर रहे हैं। अभी हमारा 5th ईयर है, तो आई थिंक हमारी और भी एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे बड़े बेसिक एक्सपेंसेस हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का है, तो ट्रांसपोर्ट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। आपको 10 रुपये एक साइड के पड़ते हैं टू ट्रैवल इन बस, इफ़ यू हैव अ स्टूडेंट बस कार्ड। तो ये बहुत ही मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें भी हैं। हाँ, कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव हैं बिकॉज़ वो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती हैं, तो फिर ऑब्वियसली उन पे एक्साइज़ ड्यूटी वगैरह लग के वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बट यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि ड्यू टू इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रीन मार्केट है जिसको ज़िलोनी बाज़ार बोलते हैं। तो उसके अंदर सारी ग्रोसरीज़ और सारे इंडियन मसाले सब कुछ मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं MBBS करने। तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। और लड़कियों का हाँ मे बी कुछ चीज़ों की वजह से बढ़ सकता है, बट अगर आप वाइजली कॉन्शियसली स्पेंड करते हैं तो यू कैन ऑल्सो सेव अप अ लॉट। नाउ दिव्या गोस्वामी विल टेल अस लाइक 1 महीने का कितना खर्चा आ जाता है इंडियन नेशनल रुपीस में, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। लमसम अमाउंट बताइए पहले, फिर उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो मतलब अराउंड 10 to 12,000 INR बैठता है पर मंथ। और अकोमोडेशन अलग है, हॉस्टल का अलग से, वो ऑलरेडी वन टाइम पेमेंट करा होता है, कोई मंथली करता है वो अलग है अपना। और जो वैसे बैठता है वो मतलब 10 to 12,000 के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। 10 महीने का सेशन होता है तो मैं ऐसे मान के चलूँ 12,000 एवरेज, तो 1,20,000 रुपये साल का आपका खर्चा होता है रहने से अलग। ओके, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो और सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो आपका इतना बैठेगा 1,20,000 अराउंड, 1,20,000 पर ईयर। हाँ, और फिर ये डॉलर पे भी डिपेंड करता है, कैसे क्या ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत, और करेंसी एक्सचेंज वगैरह। और बाकी जैसे इसमें आप बढ़िया आपका है ना घूम फिर भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल का तो सच में लिटरली यहाँ पे बस रिचार्ज वगैरह बहुत सस्ता है। इंडिया से तो बहुत ही सही पड़ेगा यहाँ पे हमें तो और एक तो वो है, खाने पीने का हो गया आपका, और लॉन्ड्री हो गई, लॉन्ड्री भी आप है ना इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें, बर्थडे गिफ्ट देना हो आपको किसी को तो वो भी इंक्लूडेड है। सही बात है भाई, फैमिली होती है यहाँ पर, जैसे हम सब फैमिली। हाँ, पता है वहाँ घर से एक छोड़ के आते हैं ना, यहाँ पे एक नई बना लेते हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ, तो ये सब में होता है थोड़ा, इतना यही सब है यहाँ पे। स्टूडेंट वही है कि खुद की
यहाँ पे फ्रीडम है तो बढ़िया, कुछ भी करो, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ बाहर जाके खा रहे पी रहे हैं, तो 10 to 12 मैं मतलब मेरे को बढ़िया लगता है कि 10 to 12 में निकल जाता है काम। काफी लोगों का कम में भी वो परसेंट 2% डिपेंड है, काफी का कम में भी, काफी का तो फिर कितने ही दे दो वो ही कम है। ठीक है, तो अक्षिमा आप बताइए, एक महीने का कितना खर्चा हो जाता है उसमें और क्या क्या इंक्लूडेड है इन इंडियन नेशनल रुपीज? ओके, मेरा भी लमसम 10 to 12,000 INR में हो ही जाता है, जिसमें अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हैं तो आपके पास एक्चुअली इसमें से पैसे बच जाते हैं। तो आप इसमें आप अपने कपड़ों पे या कोई आपकी जो भी हॉबीज़ हो, जैसे कोई ट्रिप पे जाना पसंद करता है, तो आप उसमें आराम से इसमें स्पेंड कर सकते हैं मनी, और मोर देन इनफ है 10 to 12,000 पर मंथ। तो अब एक थोड़ा सवाल है जो एक तरह से कटाक्ष भी है उन इंडियन पेरेंट्स पे या उन इंडियन सिटीजन्स पे जो ये सोचते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए गए हैं, बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो तुम्हारी क्या ही वैल्यू है, मतलब तुमको क्या ही आता होगा। तो मुझे ऐसे बताओ, मतलब तुम ऐसे पर्सनली सोच के बताओ कि तुमने ऐसे अपने 30 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करे, जिंदगी के 5 साल यहाँ पे दे दिए, तुम्हारे पापा ने भी, एक फादर ने, मदर ने एक डिसीजन लिया, तो तुम्हें कुछ नहीं हो गया, मतलब कोई वैल्यू नहीं है क्या तुम्हारी, मतलब तुमको कुछ नहीं सीखा और आगे भी तुम कुछ नहीं सीखोगे। तो ये कटाक्ष भरी ही भाषा यूज की जा रही है ना, क्योंकि एक परसेप्शन बना रखा है और आपके उस परसेप्शन की वजह से कितने सारे जो नीट एस्पायरेंट्स है वो दुखी हैं, उनके परिवार वाले दुखी हैं कि वो इसको एक ऑप्शन मान लो, मानना भी चाहे तो वो नहीं मान पाएंगे, और वो ये डिसीजन लेने में वो टाइम लगा देते हैं कि एक मजबूर होकर डिसीजन लेना पड़ता है। तो हमारा सवाल ये इसलिए कि वो मजबूर होकर ना ले, एक कॉन्शियसली और सोच समझ के खुशी से ये डिसीजन ले। तो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कैसा लगा आपका ये डिसीजन है ना, यहाँ पे आने का, एमबीबीएस अब्रॉड आने का डिसीजन कैसा लगता है आपको अब फाइनल ईयर में? मेरे को तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लगा कि मैंने ये लिया। मैं ये मानती हूँ कि मेरे को आगे चल के बहुत खुद को घिसना पड़ेगा, और कुछ करना है ना तो पहले घिसो या बाद में घिसो, इंसान को खुद के लिए घिसना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। और माना कि ठीक है स्टार्टिंग में हमने नहीं करी, लेकिन एट द एंड हमें ऐसे ही सीट नहीं मिल जाएगी, वहाँ पर इंटर्नशिप हमें ही निकालना है, मतलब एमसीआई का पेपर हमें ही निकालना है, तभी हम इंटर्नशिप के लिए बैठेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो बच्चे बाहर से कर रहे हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे बहुत है यार, बाहर से करके आए हैं वो भी आगे चल के बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को देख के हम सब पे एक ही चीज अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात तो कि भाई सबका अलग अलग है, इंडिविजुअल, सब लोग, हर जगह कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी हमारे साथ के हमारे जूनियर 610 नंबर है एक बच्चे के, वो यहाँ पर है यार, वो पागल है क्या? मतलब मेहनत उसने वहां भी करी, फिर वो क्या सोच के आया होगा इधर, वो भी आया है। और यहाँ से जाने के बाद हम भी और हमारे जूनियर्स भी, हम सब मेहनत करेंगे। इवन मैंने ना एक इंटरव्यू में देखा था, मारवा सर ने ये बात बोली थी कि हम, मेरे को ये नहीं समझ आता मेडिकल फील्ड में सब होते हुए भी हम ये क्यों करते हैं कि एफएमजी अलग और इंडियन स्टूडेंट अलग। ये बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि यार आप क्या कर रहे हो, आप डॉक्टर्स की वैल्यू गिरा रहे हो, लिटरली गिरा रहे हो। जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं और जो इंडिया से कर रहे हैं, उनको आप पार्शलिटी कर रहे हो उनके बीच में यार, वो मेरे को सही नहीं लगता। और है ना, अगर आपके साथ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट के साथ या फिर एक जो भी है वहां पर उसके साथ, डॉक्टर के साथ अगर दूसरा एफएमजी स्टूडेंट खड़ा है तो वो ऐसे ही नहीं खड़ा, बराबरी में अगर वो खड़ा है तो उसने भी मेहनत करी है, चाहे बाद में करी हो या फिर जैसे भी है, और दूसरा वाला है उसने भी मेहनत करी है, दोनों ने मेहनत करी है। हम ये नहीं कहते कि इंडिया वाले बच्चे जो इंडिया में जो मेडिकल कर रहे हैं वो मेहनत नहीं करते, अरे यार बहुत मेहनत करते हैं, हम मानते हैं ये चीज, पर हमें भी मेहनत यहाँ से जाने के बाद बहुत करनी है, यहाँ भी हम कर रहे हैं। मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए इस चीज में, और ये मेरे को ऐसा लगता है मेरा बेस्ट ऑप्शन इसलिए भी था, मैंने पर्सनली अपने आप को डेवलप किया। दूसरी चीज बजट फ्रेंडली रहा मेरे पेरेंट्स के लिए, उनके ऊपर 1 करोड़ का प्रेशर नहीं आया, सबसे बड़ी बात उनके ऊपर वो मतलब इतना प्रेशर नहीं आया। अरे यार आपको क्या पता प्राइवेट में करने वाला भी आगे चल के अच्छा नहीं किया तो, ये तो फिर आप टैग लगा दोगे ना कि हाँ इसने गवर्नमेंट से किया, इसने प्राइवेट से किया, ये बाहर से पढ़ के आया, इसको क्या ही आता है। आपको कुछ नहीं पता यार आगे चल के क्या कर जाए इंसान, सबका अपना अपना अलग अलग है। ऐसा नहीं कि आप कुछ लोगों, चंद लोगों को देख के सबको एक ही उसमें लेके बैठ जाओ, वो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग गलत है। और मेरे को मेरा डिसीजन तो अच्छा लगता है कि मैं बाहर आई, मैंने नई चीज़ एक्सप्लोर की, खुद को डेवलप किया, मैं फोकस करती हूँ आगे अच्छे से अपने पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ या कुछ भी जो भी है, तो मैं भी अच्छा करूँगी, मेरे को ऐसा लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है बाकी।
अक्षिमा, आप बताइए आपका एमबीबीएस अब्रॉड आने का डिसीजन आप कैसा लगता है आपको? शुरुआत में जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, मेरा मन डेडिकेशन थी यहाँ पे आने की कि हाँ, जो भी मेरे आगे ऑब्स्टेकल आएंगे मैं उनको मैनेज करके कुछ ना कुछ करके सीखूंगी। क्योंकि मेरे अंदर से आत्मनिर्भरता आई कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने मदर फादर दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। शिव सर की गाइडेंस से मैं इधर आई और फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया। फिर यहाँ पे धीरे धीरे 1-2 दिन में हम हैबिचुअल हो गए यहाँ के, कि हाँ, हमें यहाँ पे चीज़ें ऐसे करनी होती है, यहाँ पे इस तरीके के लोग रहते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेंटल और पर्सनली इंडिपेंडेंटली डेवलपमेंट हुआ है, जो कि इंडिया में रह के शायद नहीं हो पाता। लाइक लैंग्वेज बैरियर आता, पर फिर भी हम उसके ऊपर आए और सामने वाले यहाँ पे लोकल्स को ऐसे समझाया, और ये सब चीज़ें हमारी जो कम्युनिकेशन पावर हुई, ये सब डेवलप हुई। फिर धीरे एट द टाइम पास होता रहा, फिर हम और अच्छे से यहाँ पे हैबिचुअल और अडप्ट हो गए, और मेनली सब चीज़ें खुद करना सीख गए। कि हाँ, छोटी छोटी बात के लिए पहले घर वालों को कॉल कर देते या ऐसे कर देते, पर अब ऐसा लगता है हाँ यार, हम मैनेज कर लेंगे। अब हम ही खुद अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे ये इंडिया में रहकर, या पर्टिकुलरली जयपुर में कोई अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या किसी में भी रह के, मुझे ये समझ शायद बाद में आती, पर यहाँ पे रहने के बाद जल्दी और सही टाइम पे आ गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद मेंटली ग्रोथ और एकेडमिक ग्रोथ दोनों हुई है मेरी। तो मेरा ये बहुत अच्छा डिसीजन था। तो प्रज्ञा, आप बताइए कि आपका डिसीजन कैसा लगता है आपको एमबीबीएस अब्रॉड ज्वाइन करने का? मैं बहुत खुश हूँ अब अपने इस डिसीज़न से। मुझे लगता है कि अलोंग विद मेडिकल एजुकेशन वही सारी चीज़ें कि हम बहुत सेल्फ रिलायंट बन चुके हैं, बहुत सारी हमें नया एक्सपोजर मिला है, एक दूसरी कंट्री, दूसरे कल्चर, नए लोगों से सीखने को मिला है बहुत कुछ। यहाँ की मेडिकल स्टडीज़ कैसी होती है, यहाँ पे किसी भी तरह की कॉन्फ्रेंस रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आई थिंक अपॉर्चुनिटी है जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहें उनके लिए। यूनिवर्सिटीज़ भी टाइम के साथ अब बहुत खुद को इनोवेट कर रही हैं। अब नए नए क्लब्स खुल चुके हैं यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करते हैं, वो भी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया में कल्चर प्रोवाइड किया जाता है फेस्ट के थ्रू उनको। तो आई थिंक ये एक ग्रो ही करेगा फ्यूचर में, एंड जो भी ये लीप लेना चाहे उनको डेफिनेटली लेनी चाहिए। तो गाइस, बात सिंपल सी है कि हमारा जो ये भी इंफॉर्मेशन एंड परसेप्शन वाला पॉडकास्ट होता है, ये उनके लिए ही है जो एक माइंडसेट पहले से बना के रखे हुए हैं कि बाहर जाने वाले तो कुछ नहीं होते, उनको तो कुछ नहीं होता। तो ये माइंडसेट लेके मत घूमो यार इसको। अगर आप बार बार ड्रॉप लिए जा रहे हो और आप एमबीबीएस अब्रॉड अफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो कंपटीशन है ना, वो खुद से हो जाता है। फिर नीट में आपका कंपटीशन लोगों से है, यहाँ आने के बाद आपका कंपटीशन खुद से हो जाएगा। आपको एक डिग्री मिलेगी, ठीक है, आपको एक डिग्री मिल जाएगी 6 साल बाद। मतलब 5 साल आप पढ़ोगे थ्योरी और 1 साल की इंटर्नशिप। अब ये वाला रूल हो गया है। फिर आपको इंटर्नशिप इंडिया में करवाई जाएगी, तो आप इंडियन में जाके काम सीख लोगे, तो आप 7 साल में डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि खुद से एक्सप्लोर करो एक बार, हमसे इंफॉर्मेशन ले लो, हमसे कांटेक्ट कर लो, पर एक बार एक्सप्लोर करके और फिर कोई परसेप्शन बनाओ इस फील्ड के बारे में। सोच के मत बैठो, नहीं तो टाइम वेस्ट करते रहोगे और बाद में जाके फिर जो भी बहुत लोग ऐसे होते हैं तो मजबूरी में ज्वाइन करते हैं, फिर उनको बाद में समझ में आता है कि यार हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया, पहले ही आ जाना चाहिए था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडेड मी, ठीक है। ये बहुत सच बात है। और मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि अगर मुझे आज को ये बोले ना कि बता एसएमएस या एमबीबीएस अब्रॉड, मैं एमबीबीएस अब्रॉड ही चुनूंगा, क्योंकि बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐसे मिले हैं यहाँ पे जो इंडिया में नहीं मिल सकते थे, ठीक है। सो ओके, एक चीज दिव्या गोस्वामी बोलना चाहेगी। पता है क्या, यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में माइट भी पॉसिबल आपको लगे कि यार ये तो वो लेवल ही नहीं है, कहाँ फंस गए। पर एट द एंड, जैसे मैंने मेरे सीनियर्स को देखा, बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट गो में उनका एमसीआई निकाला है। एट द एंड अभी फिर मैंने उनसे बात की, जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है ना, तो सब कुछ आपका एकदम
परफेक्ट आपको लगता है, पैसा भी बचा लिया, सब कुछ कर लिया और पढ़ भी लिया, आज मैं सही जगह पे हूँ, तो वो एक अलग लेवल सेटिस्फेक्शन होता है। माइट बी पॉसिबल स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि हाँ, लेकिन जब जाते जाते आप कर जाते हो, डिग्री आपके हाथ में होती है और आपने पता है हर जगह खुद की मेहनत होती है। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या करा रहे हैं। अरे इंटर्नशिप में सब सीख जाओगे, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने मेरे सीनियरों से सुना है वो मेरे को यही कहते हैं, इंटर्नशिप में सब सीख जाओगे, बस अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो, तो आगे चल के फिर सब सेट है ना। तो उस चीज को मत सोचना कि हाँ क्या क्या कहते हैं, मतलब होता है काफी लोगों में कि स्टार्टिंग में हम भी आए थे, हमें भी यही लगा था कि यार यहाँ पे क्या है, क्या कहाँ आ गए, मतलब ऐसे स्टार्टिंग में लगता है। लेकिन 5 साल बाद, मतलब 5 साल होते ही हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ शांति से सारी चीजें हो गई, अब बस मेहनत करनी है हम लोगों को, अब वो हमारे ऊपर है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और बाहर, है ना, कि अब हमारे ऊपर है बेसिकली, ये सारी चीजें हम पे है कि हम कितनी क्या मेहनत करते हैं और आगे क्या परफॉर्म करते हैं। तो गाइज हम जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते थे, जितनी जानकारी जेन्युइनली दे सकते थे, तो जितनी हमारी जिम्मेदारी बनती थी वो हमने बहुत अच्छे से कर दी। फाइनल डिसीजन आपका ही है, ठीक है। आप एक अगर प्री कंसीव नोशन के साथ और एक कंफर्मेशन बायस होके आप सोच रहे हो कि नहीं एमबीबीएस अब्रॉड में तो कुछ ही नहीं रखा, वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती, तो उसका फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक बार आप एक्सप्लोर करके देखिए, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई भी जानकारी चाहिए हो आप किसी से भी रिलेटेड, ठीक है, आपको कुछ जानना हो तो पूछ लीजिए हमसे। बाकी जैसे आपका ये जो थॉट है ना कि एमबीबीएस अब्रॉड में कुछ नहीं रखा, ये फिर उन लोगों में भी फैलता है जो नीट एस्पायरेंट्स है, फिर वो बिना बात डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड वाले लेवल तक भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये ऑप्शन ही नहीं लगता कि ये भी कोई ऑप्शन हो सकता है। अगर उनको ये ऑप्शन लगे तो बहुत सारी फैमिलीज के लिए अफोर्डेबल है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, पर एक मेजर लेवल पे अफोर्डेबल है ये एमबीबीएस अब्रॉड का कॉन्सेप्ट, तो वो उनको एक ऑप्शन लगे। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक ऑप्शन है, उसको एमबीबीएस अब्रॉड को भी एक ऑप्शन की तरह देखिए, जेन्युइन ऑप्शन है। बहुत सारे लोग यहाँ से करने के बाद डॉक्टर बने हैं, तो ट्राई करने की कोशिश कीजिए, एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ आपके सवाल हैं तो कमेंट में कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमें, जितनी भी जानकारी आपको हम दे पाएंगे उतनी देंगे, बिल्कुल जेन्युइनली। और हमें सुनने के लिए थैंक यू। पर्ल मैड इनसाइडर को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय। बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच।